बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 7 जुलाई का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं, अदालती मामलात को कवर करते हैं। अब से चंद घंटे पहले एक बहुत ही अहम खबर आई और जिस खबर ने इस वक्त खलबली मचाई हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, सबको मालूम है कि मार्च के महीने में एक ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से और उसमें इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसमें वो अहवाल बयान किया गया था जिसका सामना मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को करना पड़ा और उनका मुद्दा ये था लुब्बे लुबाब, जिसका ये है कि जितने भी सियासी नौयत के मुकदमात हैं उसमें मन मर्जी अपनी पसंद के फ़ैसले और नताइज हासिल करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। और फिर मुख्तलिफ वाक़यात का तस्करा किया गया था। उसके बाद से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि ये जुडिशल एक्टिविज़म है और इस जुडिशल एक्टिविज़म की कीमत अदा करना पड़ेगी इन जजेस को। ये एक सियासी जमात का साथ दे रहे हैं और यही वो बयानिया है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जारी था। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक वो जजेस जिन्होंने उस ख़त पर दस्तखत किए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो ख़त लिख कर भेजा था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये राय मांगी थी कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब उन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आने का सिलसिला जारी है। 3 जजेस के ख़िलाफ़ इनमें से पहले रेफरेंस आ चुका था एंड सेपरेटली एक रेफरेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और मौजूदा जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस शहजाद मलिक, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस आ चुका है। और इस तमाम मंजरनामे में तो ये रेफरेंस किस बुनियाद पर आया है, इसके ऊपर तबसरे क्या हो रहे हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं, वो हम बशारत राजा से पूछेंगे। लेकिन ये सबको मालूम है कि अभी तक ये एक प्रॉक्सी जंग है जिसमें डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ जा रहा। मुख्तलिफ लोग हैं जो ये रेफरेंसेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें पोटेंशियल मौजूद है? ये प्रॉक्सी जंग एक खुली, एक ओपन किस्म की जंग में तब्दील हो सकती है? क्या इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा? क्या इन जजेस की तरफ से कोई और ख़त मुबैना तौर पर कोई क्या इस किस्म की इतलात हैं कि लिखा जा सकता है? क्योंकि बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, एक बज़ चल रही है। इस तमाम मामले पर बशारत राजा साहब से बात करेंगे। राजा साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस बाबर सत्तार, ये 4 जजेस हैं उन 6 जजेस में से जिन्होंने ये ख़त लिखा था 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और हैरान कुन तौर पर एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे पर बड़ी लहतोलाल के बाद वज़ीर आज़म की मर्जी पूछने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले कमीशन बनाया, फिर वो कमीशन कैसे ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया और उस लार्जर बेंच की समाअत नहीं हो रही या रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो उस बेंच को किया जा रहा। क्या ये कोई हादसाती है बात? क्या ये अचानक से हो रहा है कि वही जजेस जिनका मुकदमा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुन रही है, उस मामले पर उन्हीं जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस के बाद रेफरेंस दर रेफरेंस, एक रेफरेंस क्लब बन चुका है ना अब तो वो रेफरेंसेस आ रहे हैं। बाबर सत्तार के हवाले से पहले बताएं, फिर हम जुज़ियात हैं बाकी की वो भी डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। एक तो आपका नाम माशाल्लाह ईसा नकवी है, तो मुझे बाज़ औक़ात वो चीफ जस्टिस की फीलिंग आती है। ये जो जस्टिस, अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 लोग हैं, एक मोहसिन नकवी साहब और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा। अचानक जब मैं एक्स जो ट्विटर है उसको स्क्रॉल डाउन कर रहा होता हूँ तो अचानक मैं, अगर लोगों ने मुझे रिप्लाई में भी लिखा होता है बहुत सारी चीज़ें, कभी मेरी नकवी पे नज़र पड़ती है, कभी मेरी ईसा पे नज़र पड़ती है, कभी एक ही जुमले में ये दोनों नाम मौजूद होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ या मेरे मुतल्लिक किसी ने ट्वीट किया। मैं बाज़ औक़ात बड़ा मुहतात रहता हूँ, जब आपके साथ होता हूँ तो बहुत मुहतात मैं वो सोचता रहता हूँ कि कहीं अब मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए आपको कि मैं फाइज ईसा कहकर मुखातिब करूँ आपको। अच्छा, ये जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई, ये कहानी बहुत पहले से शुरू हुई है। लेकिन एक बात इस मुद्दे पर आने से पहले मैं, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब G10 में हुआ करती थी, जहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, वहाँ पर रिट दायरी ब्रांच और वो सारा कुछ तोड़ फोड़ हुई थी। बल्कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो 6 जुलाई था और 6 जुलाई के हवाले से सदीक जान ने
1 साल पहले की वो 2 साल पहले की वो वीडियोस पोस्ट की जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अरशद शरीफ साहब और दीगर सहाफ़ी जो है वो पहुंच गए थे और वहाँ का जो मंजरनामा था वो दोबारा से कल दोबारा से वो उस जगह से वो CCTV फुटेज भी तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया जी कि FIR दर्ज की जाए नामालूम लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक वो FIR चीफ जस्टिस अमर फारूक ने ये हुक्म दिया था, कहा नहीं था बल्कि हुक्म दिया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। तो वहाँ पर ये जब केस एक आपको याद होगा बड़ा मशहूर केस था जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से। उस केस में उस वक्त की चीफ जस्टिस अतनुल्लाह बाहर गए हुए थे, तो पीछे जस्टिस आमर फारूक एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने 100 वोटों लिया था। हालांकि उनके पास हाई कोर्ट के पास 100 वोटों का अख्तियार नहीं होता 184(3) के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, लेकिन उन्होंने 100 वोटों लिया और पीछे उन्होंने 1-2 उसकी समात की। जब चीफ जस्टिस अतनुल्लाह वापस आए तो फुल कोर्ट वहाँ बैठी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर, और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने इमरान खान के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस वक्त आपको याद ज़ेबा चौधरी के केस में, तोहिन अदालत के केस था वो, उस वक्त आपको याद हो तो उस वक्त वो जिस अकाउंट का आपने जिक्र किया अभी जुडिशल एक्टिविज्म के हवाले से, इस अकाउंट पर उस वक्त जाकर उनके लिए वो हीरो थे, वो जस्टिस बाबर सत्तार उनके लिए हीरो थे, जो आज बिल्कुल वो उनके लिए विलन का दर्जा रखते हैं। विलन का दर्जा क्यों रखते हैं? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये कहानी शुरू हुई जनाब ऑडियो वीडियो केस से शुरू हुई, और फिर 3 MPO के तहत जो जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया था DC इस्लामाबाद को, वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। वहाँ से ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो फिर आगे वो मशहूर ज़माना ख़त जो आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो तो कहते हैं कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, ये ख़त तो जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में लिखा गया था ना, तो के वाक़यात पर लिखा गया था। लेकिन उस वक्त जनाब चीफ जस्टिस काजी फौज ईसा को भी बुलाया गया था, सीनियर जज के तौर पर, उनके साथ भी डिस्कस किया गया था, वो उसमें मेंशन था उस खत में। ये वहाँ से जब मामला आगे चला तो वहाँ जो ख़त उनको लिखा गया, तो उसके बाद फिर ऑडियो वीडियोस के अंदर में आपको पता है कि उन्होंने सबूत वो PTA को और फलां को उन्होंने बुलाया अदालत में, पूछा भाई कि आप किस कैपेसिटी के तहत लोगों के रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो उनको लीक करते हैं। तो वहाँ पर कोई खतर ख्वाह जवाब नहीं दे सकी थी, ना सेलुलर कंपनी के जो नुमाइंदगान थे बल्कि वो वकील थे उनके, और ना ही PTA के जो वहाँ सरबराह गए हुए थे। फिर उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया था PTA के सरबराह को। PTA के सरबराह आजकल मेरे ख्याल में वो कोई रिटायर्ड अफसर लगे हुए हैं, एक रिटायर्ड है वो आजकल, उनको और कुछ अफसरान को। तो उस पर कुछ गोइयाँ ऐसी भी चल रही हैं कि शायद उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई में उनको ओहदे से हटाए जाने के हवाले से भी कुछ अहकामात आ सकते हैं, और उन्होंने उसमें शोका नोटिस जारी किया था कि हमें बताया जाए, और कुछ चीज़ें भी तलब की थी। और इसी दौरान एक और मंदरजात लीक हुए थे जस्टिस बाबर सत्तार के खत के जिसमें उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर 4-5 लाइंस ही वाज टोल्ड टू बैक ऑफ ऑडियो लीक केस। बिल्कुल ऐसा ही है, कहा गया था कि आप इससे हट जाए, फलां, जिस तरह मैंने कल जिक्र किया था आपके वीलॉग में कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को अप्रोच किया गया था। उन्हें ये कहा गया था कि आप जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है जिसमें आप जज हैं, इस मामले से आप एक तो या पीछे हट जाए या फिर आप हाथ होला रखें, क्योंकि कैपिटल जो है वो इस वक्त उस सरकार के पास है जो फॉर्म 47 के तहत जीत कर आई हुई है। ये अगर सीटें चली गई तो इस के लिए शुरू हो जाएगी बारिश का खतरा। उन्होंने कहा था, अच्छा ये उन्हें धमकी दी गई थी, अप्रोच करके उन्हें कहा गया था कि फिर हम आपके खिलाफ सबूत लाएंगे। अगर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी चाहते तो वो पीछे हट जाते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप जो मर्जी करें, आप सबूत लाएं, जो मर्जी करें मेरे खिलाफ, मैं इसके पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे यहाँ पर तैनात किया है और मैं केस सुनूंगा, आइन और कानून के मुताबिक सुनूंगा। फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने हुआ। अच्छा, फिर मैंने देखा उसके ऊपर मैं मेंशन कर दूं बिफोर यू कम टू द डिटेल्स के बाबर सत्तार के हवाले से जो रेफरेंस आया वो क्या है। कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं। अच्छा, हसन अयूब साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के रिकॉर्ड के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1984 से 1991 तक कॉलेज के तालिब इल्म ही नहीं रहे।
कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन हकाइक से चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कराची और रजिस्ट्रार जामिया कराची को भी आगाह कर दिया। वाज़ेह रहे कि कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को, अच्छा वो के चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस हैं, जाली करार दिया था। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक ये हकाइक डिग्री की जांच पड़ताल के बाद सामने आए, यानी कि डिग्री की जांच पड़ताल जो है वो अब की गई जब एक आम शहरी ने खत लिखा जामिया को। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री साल 1991 पर जो नंबर दर्ज है वो इम्तियाज़ अहमद के नाम पर 1987 में पहले ही रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये इसके ऊपर ना एहतशाम कियानी साहब है, रिपोर्टर, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। वो कहते हैं कि मामला काफ़ी सादा है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के 2 मई को इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 तलब करने, 11 मई को इस्लामाबाद में वकला से खिताब करते हुए जज आज़ाद नहीं कैदी बने हुए हैं कहने, और 21 मई को लार्जर बेंच के सरबराह के तौर पर इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस नाकाबिले समात करार देने के बाद 23 मई 2024 को 1991 में हासिल करदा डिग्री की तस्दीक के लिए एक आम आदमी ने दरख्वास्त दी और यूनिवर्सिटी ने 1.5 हफ्ते में डिग्री जाली होने से मुतल्लिक जवाबी खत भी लिख दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रेफरेंस आ गया। अब हैरानकुन बात यह है कि ये साहब इस वक्त इस पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आईनी अदालत के सीनियर जजेस में इनका शुमार होता है, सीआईटी में 30 से चौथे नंबर पर है। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, दोनों के अदवार में आपने कल इनका पूरा सीवी सामने रखा था कि ये क्या क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ईसा नकवी साहब मुकदमात लड़ चुके हैं, सबसे बड़ी बात ईसा नकवी साहब, मैं कल भी मैंने बात की थी और आज भी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जब जज बने तो जो जुडिशल कमीशन बैठता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस होते हैं, सीनियर 3 जजेस उसके मेंबर होते हैं, और हाई कोर्ट के उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो भी इसमें शामिल थे, लॉ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है। ये उस वक्त चीफ जस्टिस, मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, ये उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे और ये मेंबर थे जुडिशल कमीशन के। और दिलचस्प बात ये है क्या उन्हें पता नहीं चला था कि 2 जजेस कम अज कम ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक ये बात सबको मालूम है कि उसके ऊपर पीटीआई की राय मुख्तलिफ थी, जिसमें जस्टिस बाबर सितार और तारिक महमूद जहांगीरी के जो पार्लिमानी कमेटी है उस पर नदीम हसन चंद का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त ये बात चल रही थी और पीटीआई के अंदर एक इख्तलाफ मौजूद था कि ये तो हमारे बड़े शदीद तरीन इख्तलाफ था जी कि ना बाबर सितार साहब को जज बनाया जाए और तारिक महमूद जहांगीरी को बनाया जाए। नून लीग कर रही थी, नून लीग एडवोकेट जनरल, ये नून लीग के दौर में एडवोकेट जनरल रहे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, और पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, और फिर वो वकील रहे, शाहिद खान अब्बासी के वकील रहे, वो जनाब एहसन इकबाल के, हाँ एहसन इकबाल के वकील रहे। अच्छा, फिर ये हुआ कि जस्टिस बाबर सितार के सामने एक केस आता है जो हाउसिंग सोसाइटी वर्क्स का, इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी वर्क्स का, जिसमें मुख्तलिफ अफसरान को अलॉटमेंट हुई थी। अच्छा, वो अलॉटमेंट्स उनको जो हुई थी वो मेरिट से हट कर अलॉटमेंट्स हुई थी। जस्टिस बाबर सितार ने वो अलॉटमेंट मनसूख कर दी थी। उस वक्त के साबिक डीजी जो हाउसिंग सोसाइटी के थे ना, मोहम्मद अयूब नामी, जिन्होंने ये रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ, उन्होंने लिखा जी कि उन्होंने अपना असल रसूख इस्तेमाल करते हुए गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट ली और बेहतरीन मकान लिया, और 2200 के करीब जो ब्यूरोक्रेट थे, जो अफसरान थे, ग्रेड 22, ग्रेड 21 के 20 के, उनका हक मारा। इन बुनियादों पर जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ आज रेफरेंस दायर किया गया, जो कल रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हूँ ना, नकवी साहब, मुझे रेफरेंस का पता नहीं चला, रेफरेंस दायर हुआ। ये रेफरेंस जब टीवी चैनल में रिपोर्ट हुआ तो ये उनकी तरफ से रिपोर्ट हुआ जो बीट कवर करते हैं डिफेंस की। अच्छा, ये उनकी तरफ से रिपोर्ट हुआ। मुझे टीवी चैनल ने जब अप्रोच किया तो मैंने कहा तो मेरे पास तो इसकी कापी ही नहीं है, मैं पता तो करूँ कि कहाँ से हुआ। तो फिर मैंने समा न्यूज़ के हमारे दोस्त है रिपोर्टर सोहेल रशीद साहब और दुनिया न्यूज़ के असीब रियाज साहब, मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा कि यार कोई इस तरह की बात चल रही है कि रेफरेंस दायर हुआ। लेकिन वो रेफरेंस उनकी तरफ से रिपोर्ट होने से पहले 1 घंटा अमार सोलंकी साहब है जो कोई साफ़ी है, कोई जर्नलिस्ट है, उनकी बायो पर अगर जाए तो जर्नलिस्ट लिखा हुआ है,
और साउथ एशिया रीजन के कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने सुबह 3 तस्वीरें लगाकर जस्टिस अरबाब ताहिर की, जस्टिस बाबर सत्तार की और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की, ये रेफरेंस दायर होने से कोई 3 घंटे पहले उन्होंने ये 3 तस्वीरें लगाकर उन्होंने कहा जी कि आज और एक सबूत आने वाला है और सारा कुछ होने वाला है। सही। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो आया है इसमें ये रेफरेंस आया है और हमें याद है कि अभी कुछ वक्त पहले चीफ जस्टिस के बड़े करीबी भी समझे जाते थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, सीनियर प्यून एजाज नसर साहब के खिलाफ भी आया था जी। जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला तो बड़ा ही, वो आमना मलिक साहिबा थी, आमना मलिक साहब थी, उन्होंने तो कहा कि मुझे उनके हस्बैंड कोई वकील भी थे, उनकी बड़ी सरजनिश हुई थी जब ये हुआ था, जिससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे जजेस जिनके खिलाफ जिनकी शिकायत के ऊपर या जिनके खत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है, अगर उसी तरफ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं उसी तरफ आता हूँ, कैसे इस पर मैं उसी तरफ आता हूँ। अब देखिए, जब इन्होंने खत लिखा था 7 मई को, इसके पहले तो आपको पता है नकवी साहब की, जब इन्होंने खत लिखा तो वहाँ एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया, फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बहुत गर्मा गर्मी हुई। जैसा तुमने ने कहा, दलेर जज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये हीरो है कौम के, सच बोलने की कीमत और ये सारा कुछ। वहाँ उन्हें बल्कि तलकलामी हुई चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनके बीच में, फिर जस्टिस मंसूर शाह बीच में पड़े, जस्टिस ये अफरीदी बीच में पड़े। फिर वहाँ पर यह कहा गया जी कि इस केस को इसको सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। फिर बात वहाँ नहीं हुई तो फिर 6 रुकनी बेंच बनाया गया, जिसमें दरमियान में वो वज़ीर आज़म से मुलाकात पहले, फिर वो वज़ीर आज़म से यक रुकनी और तसद्दुक़ जिलानी साहब ने इनकार किया। फिर वो 6 रुकनी, उनके अपने बेटे भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने खत लिख के मुतालबा किया था कि आपको नहीं होना चाहिए, जिसमें फिर जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत अली, उसके बाद जस्टिस नाइम अख्तर अफगान और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज उसकी सुनवाई कर रहे थे। 7 मई को उसकी आखिरी समाअत हुई थी। 7 मई के बाद अभी तक इस केस की समाअत नहीं हुई और ना ये दोबारा जो है वो बेंच बनाया गया इस केस की समाअत के हवाले से। अगर मुसर्रत अली अगर बीमार है, साहिब फराश अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तो वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले बेंच में भी शामिल थी ना, वो तो कल बन गया बेंच, तो ये क्यों नहीं बन सका? इसका भी तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, तो ये भी इसे भी बनना चाहिए था ना। अच्छा, वो जो जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था, ये एक, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जिन्होंने रेफरेंस जो दायर करते थे उन्हें बुलाते थे, लेकिन जो आमना मलिक थी ना, उन्हें जब वहाँ बुलाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बंद कमरे में इजलास हो रहा था, आम लोग बाहर बैठे हुए थे। यार साफ़ी का काम खबर की तलाश ही रहना ना, कि यार कोई अंदर से बाहर निकलेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या वो उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की शिकायत जो उनके खिलाफ थी उसका भी वो ज़ेर गौर थी। तो हम सोच रहे थे कि देखिए एजाज़ उल हसन के खिलाफ भी थी, वो तो सारी उन्होंने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ आमना मलिक को बुलाया गया। तो आमना मलिक को चीफ जस्टिस उन्होंने बाहर निकल कर हमें बताया कि चीफ जस्टिस ने सख्त साजिश की थी, बल्कि उनके लिए कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था कि आप वहाँ भिजवा देंगे, वहाँ इस किस्म की गुफ्तगू थी। बट ये उनका साइड ऑफ स्टोरी, उनका कंडक्ट है ना, उनका साइड स्टोरी खातून का है, लेकिन चले उन्हें तो नहीं बताया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन ये उस तरह का, लेकिन उस पर उन्होंने इस तरह का लिया। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, शिकायत दर्ज की, मैं नकवी साहब समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जिनके बारे में जस्टिस जब थे तो लोग कहते थे कि ये आज़ाद अदलिया के माथे का झूमर है, ये आज़ाद अदलिया के माथे का झूमर होते हुए इनके ऐद में थोक के हिसाब से आज़ाद मंच जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुए। इनकी खामोशी मानी खेज़ है। इन्हें अगर ये जब इन्होंने ख़त लिखा था उस वक्त ये अगर शटअप कॉल दे देते तो आज यहाँ तक नौबत ना आती। और ज़ाहिर है कि अब ये मामला, इसमें मुझे ये बताएं कि ये कितना चांस है कि ये जो प्रॉक्सी नहीं लड़ाई है, ये जंग है, ये जंग अब खुली जंग में बदलने वाली है। उस कल तो और दूसरा आज तो इतवार है ना कि जो इस्लामाबाद इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होता वो इस्लामाबाद है। उसी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मंडे वाले दिन पीर यानी कल इजलास हो रहा है और वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे इस हवाले से कि ये जो जजेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू हुई है, इस हवाले से वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे। जिस तरह पहले जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जब शुरू हुआ था
मीडिया ट्रायल तो और क्या इंस्टीट्यूशन मुमकिन रिस्पांस तौर पर आया कोई था। नया खत भी? हाँ, नया खत बिल्कुल वो बात चल रही है, बात चल रही है, और नया खत लिखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आपके दौर में ये हो रहा है, तो इस पर आप जो देखिए, कोलेक्टिवली पहली दफ़ा जब ये मामला हुआ था तो मुल्क के जो पांचों हाई कोर्ट थी, तो एक उनकी तरफ से, पांचों हाई कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये लिखा गया कि मुदाखलत होती है। मुदाखलत जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने जो जवाब जमा करवाया था सुप्रीम कोर्ट में, वो तो बड़ा होलनाक किस्म का जवाब था, और इस तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट का बहुत ही संगीन किस्म के जो जवाब जमा करवाए थे उसमें बातें लिखी गई तो होलनाक किस्म की, लेकिन काजी साहब उस पर भी खामोश रहे। उन्होंने उस पर भी कोई इस तरह का ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो लार्जेस्ट बेंच बना दी है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से जवाब मांगा गया जी कि आप जवाब जमा करवाएं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी कि हम इस पर जो है वो मुझे मोहलत दीजिए, मैं जवाब जमा करवाऊँगा, और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो मुलतवी कर दी गई थी, अभी तक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज है सुप्रीम कोर्ट के, ये हाई कोर्ट्स वो कहते हैं जी हाई कोर्ट्स आईनी अदालत है, वो मेरे मातहत नहीं आती। तो हुजूर वाला अदलिया के सरबरा आप ही है, आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम देख रही है कि क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब का एक प्रॉब्लम है, ईसा नकवी साहब, उनका मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि उनके पास ये फाइल पड़ी हुई है ना, ये फाइल, वो कहते हैं कि मैंने इस फाइल के टैक्स से बाहर नहीं जाना है, बाहर आग लगी हो, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा हो, लोगों को उठाया जा रहा हो, जो मर्जी हो, ये एक मेरे सामने फाइल हर एक शख्स का अपना मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन उसको उसी बुनियाद के ऊपर जज किया जाता है आने वाले वक्त में। लेकिन एक बात तय है कि ये बात इत्तफाक नहीं है, ये कोई अजूबा यानी कि अचानक से कहीं से नमूदार नहीं हुआ, सबको मालूम है, ना ये हादसा है ना ये इत्तफाकिया बात है। इस बात में देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। इन्हीं जजेस के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू होता है, उसके ऊपर 2 लोगों को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है और फिर उनको माफ़ कर दिया जाता है। चैनल जो चलाने वाले हैं उनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाता है। फैसल वावडा, मुस्तफ़ा कमाल, सबको मालूम है, बाकी लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। और अब ये रेफरेंसेस देखते हैं कि मंडे तक ये स्टोरी मज़ीद किस तरीके से शेप अप होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।